हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको यूथ साइंस बुक 2026 के बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको केमिस्ट्री का टॉपिक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात के नियम के जितने भी क्वेश्चन अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। प्लेलिस्ट में आ जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, क्लास की अपडेट के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्रमशः मिश्रण का बनना एक डैश परिवर्तन है, जबकि एक यौगिक का बनना एक डैश परिवर्तन है। दोस्तों, क्रमशः मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है और एक यौगिक का बनना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक और रासायनिक ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें मिश्रण के बारे में दोस्तों, मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक संयोजन होता है, जिसमें मिश्रण किए गए पदार्थ अपनी पहचान और गुण बनाए रखते हैं। उदाहरण की बात करें तो नमक और पानी का घोल जो है मिश्रण का उदाहरण है। दोस्तों, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रासायनिक क्रिया करके किसी नए तत्व का निर्माण करते हैं, तब वह नया तत्व यौगिक कहलाता है। यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। उदाहरण की बात करें जल, जल एक यौगिक है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठोसों का द्रव में पिघलना भौतिक परिवर्तन है। गैसों का द्रव में द्रवीकरण भौतिक परिवर्तन है। पदार्थ का किण्वन ये भौतिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों। और द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण ये भी हमारा कौन सा है? भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों का किण्वन एक रासायनिक प्रक्रिया या परिवर्तन है। जैसे दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। गन्ने के रस से सिरके का बनना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ईंधन का दहन रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है दोस्तों। ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जो बी है दोस्तों, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्या है ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन नहीं है, जबकि ईंधन का दहन, ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगना, प्लेटिनम तार का जलना सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन कौन सा हो जाएगा इसमें? तो मक्खन का खट्टा होना जो है यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ वापस उसी मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं होता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो मक्खन का खट्टा होना, कागज का जलना, लोहे में जंग लगना ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? दोस्तों, लोहे में जंग लगना जो है ये उदाहरण है हमारा रासायनिक परिवर्तन का। किसका? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे में जंग लगना। दोस्तों, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? तो दूध का दही में परिवर्तन, अगरबत्ती का जलना ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों हमारा निष्क्रियकरण। कौन सा? निष्क्रियकरण, उदासीनीकरण जो है यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, वह परिवर्तन
जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी हम कहते हैं। निष्क्रियकरण, जिसे हम उदासीनीकरण भी कहते हैं, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल का निर्माण होता है। दोस्तों, जब भी अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनते हैं? लवण और जल का निर्माण होता है। तो ठीक है दोस्तों, बात करें एग्जाम्पल की। दोस्तों, HCl प्लस NaOH कि जब एक अम्ल की क्षार के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? लवण बनता है NaCl और जल का निर्माण होता है। ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण तथा आसवन जो है ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन नहीं है एक आइस क्यूब का पिघलना। एक आइस क्यूब का पिघलना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जबकि यह भौतिक परिवर्तन है। दोस्तों, पदार्थ के आकार, माप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आइस क्यूब का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। शेष अन्य विकल्प रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? तो दोस्तों, वह प्रक्रिया है हमारी डिपोजिशन। डिपोजिशन में गैस जो है सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। बात करें दोस्तों डिपोजिशन के बारे में, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है डिपोजिशन कहलाता है। बात करें संघनन, कंडेंसेशन की, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ वाष्प से तरल अवस्था में परिवर्तित होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ये संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन। जैसे वाष्प का जल में परिवर्तन होना, यह उसका उदाहरण है। बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की, सब्लिमेशन की, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर का जलना इसका उदाहरण है। वाष्पीकरण की बात करें, इवापोरेशन की, तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तरल अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है वो कहलाता है हमारा वाष्पीकरण, इवापोरेशन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई है? तो दोस्तों, ये अवलोकन करने में हमारी मदद कौन करता है? तो ये सभी विकल्प करते हैं। कौन कौन से? अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और रंग बदलना। ये सभी विकल्प जो है हमें मदद करते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं जानने के लिए। दोस्तों, अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना तथा तापमान में परिवर्तन जैसे प्रेक्षण रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं इसके निर्धारण में मदद करते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनमें परमाणुओं का पुनर्व्यवस्थापन होता है तथा इस प्रकार नए पदार्थ का यौगिक प्राप्त होते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, यह उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो दोस्तों, भौतिक परिवर्तन है पानी का बर्फ में परिवर्तन। यह एक कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। दोस्तों, किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान बने रहते हैं लेकिन पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी का बर्फ में परिवर्तन, शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है जो मूल पदार्थ के रासायनिक व भौतिक गुणों से पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है कौन सा? तो यह है जल का वाष्प में परिवर्तन। यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। शरीर में भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों, वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त न किया जा सके रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नया पदार्थ बनता है। प्रकृति में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। जैसे दूध से दही बनना, शरीर में भोजन का पाचन एवं लोहे में जंग लगना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जबकि जल का जलवाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है और यह कैसा परिवर्तन है? तो यह भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है हमारा दूध का दही में परिवर्तन। दूध का दही में परिवर्तन होना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है दोस्तों हमारा बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना जो है यह एक भौतिक परिवर्तन है। अंगूर किण्वित होना रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही जमना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है तथा उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बर्फ का पिघलना, कांच का टूटना, ये सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो दोस्तों रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है हमारी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जो है यह रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। अपघटन, ऑक्सीकरण और हाइड्रोलिसिस जो है यह रासायनिक प्रतिक्रिया है। बात करें गुरुत्वाकर्षण की दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। गुरुत्वाकर्षण एक भौतिक प्रतिक्रिया है। भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रंग, रूप, आकार, परिमाप में ही परिवर्तन होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, ये सभी भौतिक परिवर्तन है। और पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों से पूर्णतः भिन्न होता है। कैसा क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही जमना, ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक और टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। एक रासायनिक अभिक्रिया के समय 10 ग्राम पदार्थ ए 15 ग्राम पदार्थ बी के साथ अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बनाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना होगा? तो दोस्तों उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 10 ग्राम ये है और 15 ग्राम बी है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 ग्राम दोनों उत्पादों का कुल द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन के लिए सही नियम का चयन कीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश। ये क्या है? इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का तो न सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेवाइजियर द्वारा 1789 ईस्वी में दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार है। ठीक है, तो यही हमारा सत्य कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। देखते हैं दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक प्रतिक्रिया के उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक प्रतिक्रिया के उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो ये है दोस्तों हमारा नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे हमारे फ्रांसीसी रसायनज्ञ एंटोनी लेवाइजियर ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होता है। दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण जो है ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। द्रव्यमान का ना ही सृजन किया जा सकता है तथा ना ही नाश किया जा सकता है, परंतु वह आपस में पुनर्व्यवस्थित अवश्य हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक और टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्न में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों ये किया था जोसेफ प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट ने जो है स्थिर अनुपात का नियम प्रस्तावित किया था। दोस्तों फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट ने सन 1797 में स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों का भार या द्रव्यमान प्रत्येक दशा में एक निश्चित अनुपात में ही उपस्थित होता है। प्राउस्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया यह नियम लेवेज़ियर के द्रव्यमान संरक्षण के नियम से अभिप्रेरित था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या होगा? दोस्तों स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो सही अनुपात होगा वो होगा हमारा 16:2। कितना होगा? 16:2 होगा। दोस्तों स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात 16:2 होगा। 1794 में जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम प्रकाशित किया था। स्थिर अनुपात नियम के दो भाग है। किसी एक यौगिक को बनाने वाले तत्व हमेशा एक जैसे होंगे और इन यौगिकों का द्रव्यमान हमेशा एक समान अनुपात में होगा। ये स्थिर अनुपात नियम के दो भाग है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या होता है? निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। यही क्या है? हमारा स्थिर अनुपात, निश्चित अनुपात का नियम है। ठीक है। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्राउस्ट ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों या द्रव्यमानों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। उदाहरण के लिए H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 1:8 है। किसी भी स्रोत से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात सदैव 1:8 ही रहता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो ये है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा नियम? स्थिर अनुपात का नियम। दोस्तों स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम के अनुसार जो है किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर और निश्चित होता है। जैसे Na+Cl2, ट्वाइस Na+Cl2 तो क्या बनता है? ट्वाइस NaCl। NaCl यौगिक बनाने के लिए सोडियम के 23 ग्राम और क्लोरीन के 35.5 ग्राम एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करेंगे, अर्थात अनुपात 23:35.5 सदैव क्या होगा? निश्चित होगा। अच्छा स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था प्राउस्ट ने। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह डैश के नियम के साथ सहमति है? तो लगातार समानुपात के नियम से सहमति है। दोस्तों निश्चित अनुपात के नियम या स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में अनुपात होता है 3:8। ठीक है। आयोग द्वारा दिया गया विकल्प लगातार समानुपात ही निश्चित अनुपात का नियम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित या स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्थिर अनुपात जो होता है वो होता है 14:3 होता है। कितना होता है? 14:3 होता है। अमोनिया, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH3 होता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान के आधार पर स्थिर निश्चित अनुपात 14:3 होता है। यह एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह जल में अति विलय होती है। क्या होती है? अति विलय होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात डैश होता है। दोस्तों कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात होता है हमारा 5:2। कितना होता है? 5:2 होता है। दोस्तों CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात, कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 40 होती है, ऑक्सीजन की 16 होती है। तो कितना हो जाएगा? 5:2 हो जाएगा जब इसको काटेंगे तो। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश द्रव्यमान के अनुपात में स्थित होते हैं। दोस्तों पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन जो है ये 1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं, जबकि आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। किसके अनुसार? आयतन के अनुपात में। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा डैश अनुपात में होते हैं। दोस्तों अमोनिया में N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा जो होते हैं ये 14:3 के अनुपात में होते हैं। किसके अनुपात में? 14:3 के अनुपात में। दोस्तों अमोनिया NH3 में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा 14:3 के अनुपात में होते हैं। अमोनिया गैस को सर्वप्रथम 1771 में प्रिस्टले ने खोजा था। किसने खोजा था? प्रिस्टले ने। यह विभिन्न जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के सड़ने व ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली राख में पाई जाती है। इसका उपयोग प्रतिकारक के रूप में आइस फैक्ट्री में रेयान बनाने में किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग? अमोनिया गैस का उपयोग। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो का तरह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं सारे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।